नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण और हिंदी के प्रैक्टिस सेट यूपी टेट, सुपर टेट और साथ ही साथ सी टेट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रश्न इसमें सी टेट के भी थे। उनके प्रश्न हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के अंतर्गत 30 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे हमारे पर्यावरण अध्ययन के जो है वो कुल 30 प्रश्न, और आज का हमारा सेट होगा सेट नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। 121 प्रश्न कह रहा है कि नुकीली पत्तियों एवं भेदक गहराई वाली जड़ों के पौधों को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है? मरुद्भिद, आर्द्रतोद्भिद, समोद्भिद या मरुस्थली पौधे। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। नुकीली पत्तियों और भेदक गहराई वाले जो जड़ें होते हैं उनके संदर्भ में पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन मरुद्भिद बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए, जो नुकीली पत्तियां होती हैं, कई जगह ऐसी भी होती है ना जहां पर जल की कमी होती है। तो नुकीली पत्तियां क्या होती हैं, जो जल वाष्पित हो जाता है उसको रोकने का कार्य करती हैं। तो मरुद्भिद जो वर्गीकृत किया गया वो इसी आधार पर किया गया है कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है उससे कहीं ना कहीं उसे निजात मिले पेड़ पौधों को, और जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, यानी कि वहां पर वैसी परिस्थितियां नहीं है, फिर भी जो भी पेड़ है वो सरवाइव कर सके। 122 प्रश्न आपका कह रहा है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जल की अशुद्धियों का घोल देता है। का नहीं होगा, को होगा, को घोल देता है। दूसरा कह रहा है अनुवर्गी कारक है। तीसरा कह रहा है उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक है, और चौथा कह रहा है उपचायक है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की। तीसरा आपका ऑप्शन उपचायक यानी कि ऑक्सीकारक बिल्कुल सही हो जाएगा। उपचायक देखिए तीसरा और चौथे दोनों में दिया है, पर ऑक्सीकारक ब्रैकेट में भी साथ में दिया है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 123 कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करते हैं जलवायु संबंधी कारक, धरातलीय कारक, जैविक कारक या मृदा कारक। 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कि एक जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या को निश्चित करने का कार्य कौन करते हैं। बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन जलवायु संबंधी कारक बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 प्रश्न देखते हैं। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है, पैन होता है जिसे हम ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट कहते हैं, या ओजोन होता है, या नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। बताना है आपको कि धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो चौथा आपका ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 125 प्रश्न देखते हैं कि समुद्र से किसी शहर की ऊंचाई जितनी अधिक होगी वहां की आबादी उतनी ज्यादा किसकी मात्रा बढ़ाकर लेती है। तो ये आपको विकल्प 4 दे रखे हैं। बताना है आपको नाभिकीय विकिरण की मात्रा, विद्युत चुंबकीय विकिरण की मात्रा, कॉस्मिक किरणें जो है उनकी मात्रा, या ये सभी। अच्छा प्रश्न है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो तीसरा आपका ऑप्शन कॉस्मिक किरणें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 126। अंतरराष्ट्रीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में, स्टॉकहोम में, कोपेनहेगन में या लंदन में। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कि अंतरराष्ट्रीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो पहला आपका ऑप्शन ओस्लो जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र
आपका या केवल वर्षा सूचना केंद्र, दोनों ही तरीके से पूछा जाता है। अम्ल वर्ड भी यहाँ पर लगाओ तो भी ध्यान रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र भी आपका उसी का ही नाम है, ओस्लो में ही स्थापित है। 127 प्रश्न कह रहा है मृदुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। बताना है आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से कि मधुमलाई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में स्थित है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन तीसरा तमिलनाडु जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुमलाई वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये लगभग 321 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका जो गठन है वो 1940 में जो है वो हुआ था। गठन आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 128 देखते हैं। बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को के मानव तथा जीव मंडल तंत्र में सम्मिलित है वो कहाँ स्थित है। ये यूनेस्को वाले बहुत पूछे जाते हैं। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको, रूस, भारत, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो तीसरा आपका ऑप्शन श्रीलंका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुंदाला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 129 जो कि आपका एक तरफ आर्द्रभूमि दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं और नीचे आपको इस प्रकार से 4 विकल्प दे रखे हैं। आपको सही चयन करना है। तो कोल्लस, चिल्का, लोकटक, सांभर, राजस्थान, मणिपुर, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। मैंने पहले भी बताया कि आपको जो आता है सबसे पहले आपको उसे टिक करना है और नीचे ऑप्शन में मैच कर लेना है कौन सा मैच कर रहा है। तो आप सभी जानते हैं जो चिल्का है वो आपका उड़ीसा में जो है वो स्थित है। अब देखिए बी वाला ऑप्शन सी में कहाँ पर है। तो ये देखिए केवल और केवल तीसरे वाले ऑप्शन में चिल्का वाला उड़ीसा से है, क्योंकि इसमें ए है, इसमें डी है, इसमें बी है, केवल और केवल इसमें है। तो बाकी आपको ऑप्शन चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपका इसका आंसर जो है वो तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए और भी। सांभर जो है आपका डी वाला ए से मैच करेगा तो आपका ये राजस्थान हो जाएगा। कोल्लस जो है आपका ये मैच करेगा डी वाले से यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और लोकटक तो आप सभी जानते हैं, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है कि लोकटक में कटक कटक आता है इस टाइप से। जब आप मड़ी खाते हैं तो आवाज कैसी आती है, कटक कटक की आती है। मैंने ये ट्रिक बताई थी। तो मड़ी से आपका मणिपुर हो जाएगा और कटक कटक की आवाज आती है तो लोकटक हो जाएगा। इस टाइप से आप इसे जोड़ के याद रख सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 130। अगला प्रश्न 130 है कि किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आर्सेनिक, नाइट्रेट, कैडमियम या पारा। बताना है आपको कि किस तत्व के लगातार संपर्क के कारण ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन आर्सेनिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्सेनिक के कारण जो है वो हो जाता है। 131 प्रश्न है आपका कि फुफ्फुस धूमिलता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कार्यरत हैं चर्म शोधनशालाओं में, कोयला खनन उद्योग में, मद्य निर्माण शालाओं में या सीसा उद्योग में। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो दूसरा आपका ऑप्शन कोयला खनन उद्योग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 132। निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में सर्वाधिक आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शन है, ज्वारीय वन, सदाबहार वन, कांटेदार वन या पतझड़ वाले वन। बताना है आपको कौन सा सही होगा। कौन सा वन भारत में सर्वाधिक या भारत में आर्थिक दृष्टि से आप कहेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि पतझड़ वाले वन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 133 प्रश्न है आपका। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से 2 कौन से विभाग शामिल हैं। तो 4 ऑप्शन में
छांटना है आपको कौन सा सही होगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन महासागर विकास और भारतीय मौसम विभाग, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 134 कह रहा है पारितंत्र में बाज का स्थान क्या होता है? सर्वाहारी होता है, मांसाहारी होता है, शाकाहारी होता है या अपघटक होता है? सबसे पहले मैंने क्या कहा है आपको, आपको ऑप्शन काटना होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो 4 अपघटक है, तो बाज किसी भी प्रकार से कोई चीज होती है उसको सड़ा ले गना ले या इस टाइप का कोई वर्क तो करता नहीं, तो अपघटक के रूप में तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होगा। सर्वाहारी, मांसाहारी या शाकाहारी में आप क्या कहेंगे? शाकाहारी और मांसाहारी इस टाइप से अलग अलग प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, मैंने आपको पहले हाल ही में जो पेपर भी हुआ था डीएलएड में, वहां से भी इस प्रकार का प्रश्न आया था, वहां पर भी आपको बताया था कि बाज आपका तृतीय श्रेणी में वहां रखा गया था या उसके बाद आप उच्च श्रेणी में ही रखते हैं जो कि आपके सर्वाहारी में आते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 135। प्रश्न कह रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन दहन है, प्राणियों का श्वसन है, ज्वालामुखी क्रिया है या दलदली भूमियां हैं? बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन जीवाश्म ईंधन दहन बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 प्रश्न देखते हैं भारत के पर्यावरण से जुड़े मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर कथन दे रखे हैं, पहला मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है, गंगा कार्य योजना चरण 2 का विलय राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में हो गया। तीसरा कह रहा है कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय पर्यावरण संघ संरक्षण से संबंधित गैर औपचारिक शिक्षा प्रदान करता है। और चौथा कह रहा है पर्यावरण सूचना प्रणाली पर्यावरणीय सूचना के लिए एक विकेंद्रीकृत सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। बताना है आपको कौन सा कथन यहाँ पर सही है, एबीसी, बीसी, एसीडी या एबीसीडी चारों। तो सारी मैंने कथन आपको बता दिए। अब बात करते हैं आंसर की। तो आपके ये जो इतने भी कथन लिखे हुए हैं सभी सही हैं, तो चौथा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 136 नंबर ये प्रश्न था आपका, चारों ऑप्शन सही हैं। 137 प्रश्न देखते हैं आपका, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण या सभी? आप क्या कहेंगे? चारों ही होते हैं, स्पष्ट आपको समझ में आ रहा है, तो चौथा आपका ऑप्शन ये सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 138 प्रश्न कह रहा है कि जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले जो पदार्थ है उनका निष्कासन, रोगाणुओं और पीड़कों पर जैविक नियंत्रण, शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण या सूक्ष्म जीवों की सहायता से रोगों का निदान। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैव उपचारण मतलब होता है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले जो पदार्थ हैं उनका निष्कासन। अगला प्रश्न देखते हैं 139। यहाँ पर कुछ पॉइंट पहले दे रखे हैं, धान के खेत हो गया, कोयले का खनन हो गया, पालतू पशु हैं, आर्द्र भूमि है। बताना है आपको इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन के स्रोत हैं? ए और डी, बी और सी, ए बी सी या ए बी सी डी चारों? छांटना है आपको और बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। आप कहेंगे ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत में ये चारों ही आते हैं, जिसमें पालतू पशु पर आधारित मैं आपको प्रश्न भी करा चुका हूं। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन ए बी सी डी ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 140 प्रश्न कह रहा है प्लेग है विषाणु जनित, कवक जनित, जीवाणु जनित या खनिज जनित? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला आपका ऑप्शन विषाणु जनित बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेग जो है वो आपका विषाणु जनित होता है। 141 प्रश्न कह रहा है जैव भू रासायनिक चक्र का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं है? जल चक्र, गैसीय चक्र, अवसादी चक्र या ऋतु चक्र? ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं आंसर की। तो चौथा आपका ऑप्शन
ऋतु चक्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार में नहीं आता है। 142 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। चारों ऑप्शन में आपको पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर की हम बात करेंगे, पर थोड़ा सा समय हम एक्स्ट्रा देंगे, लगभग 10 सेकंड का, ताकि आप जो ऑप्शन है उनको पढ़ सकें और सही आंसर का चयन कर सकें। तो चार ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। बात कर लेते हैं चलिए अब उत्तर की। तो तीसरा ऑप्शन आपका विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है, ये आपका यहाँ पर सही नहीं है। बाकी सभी सही हैं कि कार्बनिक खेती को पर्यावरण मित्र खेती की उपमा दी गई है। बहुफसली खेतों की पद्धति से जैव विविधता सुरक्षित रहती है और एक फसली कृषि के कारण जैव विविधता का विनाश हो रहा है। इस टाइप से आपका ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 143। जैतून की फसल है उष्ण जलवायु की, शीतोष्ण जलवायु की, भूमध्य सागरीय जलवायु की या टैगा जलवायु की। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो तीसरा ऑप्शन आपका भूमध्य सागरीय जलवायु बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैतून की फसल भूमध्य सागरीय जलवायु की जो है वो फसल, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 144। दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। बताना है आपको चार ऑप्शन में से नीला, हरा, लाल या नारंगी। तो मैंने क्या कहा, ऑप्शन काटिए। नारंगी तो किसी भी तरीके से नहीं होगा, नीला, हरा, लाल इनमें से हो सकता है। आपको छांटना है दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा होती है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 में से कौन सा सही होगा। तो आंसर आपका ऑप्शन तीसरा लाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 145 प्रश्न कह रहा है उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी आते हैं, परजीवी आते हैं, मृतोपजीवी आते हैं या सभी आते हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन 1 2 3 में से उपभोक्ता के अंतर्गत आते कौन है। तो आप कहेंगे परजीवी जो है आपके आते हैं, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जानते हैं शाकाहारी में तो उत्पादक आते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 146 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। प्रकाश, वर्षा, मृदा या मृदा जल। बताना है आपको कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो वर्षा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्षा जो है वो निर्धारण का कार्य करता है। 147 प्रश्न कह रहा है शुद्ध अथवा पुनः चक्रित प्लास्टिक की ढोने वाली जो थैलियां हैं या डब्बों के निर्माण और प्रयोग संबंधी कानूनों की केंद्रीय सरकार ने जो अधिसूचना हाल ही में जारी की है वो जिस अधिकार के अंतर्गत आता है वो क्या है। दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश है, मद्रास उच्च न्यायालय का आदेश है, बंगाल उच्च न्यायालय का आदेश है या सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका पहला ऑप्शन दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 148। पारितंत्र में होती है ऊर्जा हानि और खनिजों का लाभ, ऊर्जा लाभ और खनिजों की हानि, ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि या ऊर्जा और खनिज दोनों का लाभ। बताना है आपको पारितंत्र में क्या होता है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि बिल्कुल सही हो जाएगा। पारितंत्र में दोनों की हानि होती है। 149 वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, पर इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 150 की निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। अजैविक, जैविक, ऊर्जा या स्थानिक। और ये होगा हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, पर प्रश्न पूछने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है कि किसे पर्यावरण के जो मूल संगठक हैं उनमें नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो बात करते हैं आंसर की, तो आपका स्थानिक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, जबकि अजैविक जैविक तो होता ही है, साथ में ऊर्जा भी होता है। अब देखते हैं वो प्रश्न। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न 149 नंबर वाला है कि वृहत जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है, ऊपरी स्तर में होता है, तल स्तर में होता है, मध्य स्तर में होता है, या तीनों स्तरों में एक समान होता है। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आपको आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। ऑप्शन 1 2 3 4 टाइप करके भी बता सकते हैं, या ऊपर तल यानी कि एकदम नीचे, या मध्य इस टाइप से भी बता सकते हैं, या तीनों में इक्वल। तो आपको बताना है जो वृहत जलाशय होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है अधिकतम तापमान, वो आपका इनमें से कौन सा सही होगा। इसी के साथ हमारे आज का वीडियो भी समाप्त होता है, सभी प्रश्न भी समाप्त होते हैं। इसके बाद के जो प्रश्न है इसी सेट के हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।